नमस्कार सभी को, विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम विजनाइज का टेस्ट सीरीज कर रहे थे जिसमें हमारा पहला टेस्ट चल रहा था। ये टेस्ट का तीसरा पार्ट है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 तक हमारा हो चुका है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। पॉलिटी का टेस्ट है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। अगर आपको स्पीड धीरे लग रही हो तो 1.25 या फिर 1.5 पे दे सकते हैं। तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। विद रिस्पेक्ट टू द रिट जुरिस्डिक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The writ of habeas corpus cannot be issued against the private individuals. ठीक है, सही है। The writ of prohibition is available only against the judicial bodies. Only against the judicial bodies. नहीं, ये सही नहीं। ये दोनों के अगेंस्ट कर सकते हैं, प्राइवेट और पब्लिक दोनों के अगेंस्ट होता है। और प्रोहिबिशन ओनली जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाता है आपका। The writ of quo warranto can be sought even by a non-aggrieved person. हाँ, कोई दूसरा भी जा सकता है क्यो वारंटो आपके बिहाफ पे भी, तो ये सही है आपका पहला वाला, सॉरी तीसरा वाला। तो वन तो इसका गलत है। इसका अच्छा ओनली वन ओनली टू, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वन ओनली आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका भी हम। आंसर 34 का ये दे रखा है, ठीक है। देखो, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स. The writ on other hand is not issued where the detention is lawful, जहाँ पे मतलब कानूनी तौर पर डिटेंशन हुआ हो. The proceeding is for contempt of legislature or a court. तब नहीं इशू कर सकते अगर contempt of court हो या फिर lawful detention हो. Detention is by a contempt court. The detention is outside the jurisdiction of the court. अगर कोर्ट के बाहर, जुरिडिक्शन के बाहर का डिटेंशन हो तब इशू नहीं कर सकते हेबियस कॉर्पस. द रिट ऑफ प्रोहिबिशन, ये प्रोहिबिशन की बात करें, कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज. क्वासी जुडिशियल जैसे कि आप मान सकते हैं एनजीटी को मान सकते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. इट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज. तो ऐसे हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाता है. अनलाइक द अदर फोर रिट्स, the writ of quo warranto can be sought by an interested person, not necessarily by the aggrieved person. जैसे कोई जेल में होगा तो कैसे ही जाएगा, तो उसकी जगह पे कोई दूसरा भी कर सकता है. The writ can be issued only in case of substantial public offence of a permanent character created by a statute or by constitution. It can not be issued in the case of ministerial office or private office. Mandamus क्या होता है? परमादेश कहते हैं इसको हिंदी में शायद. The writ of mandamus cannot be issued against a private individual. ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं इशू हो सकते, ये ध्यान रहे. To enforce departmental instruction that does not possess statutory force. जिस पे मतलब कोई स्टैट्यूटरी फोर्स ना हो, उस डिपार्टमेंट को भी नहीं इशू कर सकते हैं. When the duty is discretionary and non-mandatory to enforce a contractual obligation, इन सब केसेस में नहीं इशू कर सकते हैं मैंडमस. अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी. देखो, अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में अगर ये चीफ जस्टिस काम कर रहा है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर ये जुडिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा है तब नहीं कर सकते. इसमें थोड़ा वो है, क्वेश्चन पूछा भी था पहले किसी पेपर में, तो ये थोड़ा ट्रिकी है. अब सेक्रेटरी का क्या दिया है? टिल रिसेंटली रिट ऑफ सेक्रेटरी कुड बी इशूड ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज एंड नॉट अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज. लेकिन 1991 के बाद से सुप्रीम कोर्ट रूल दैट सर्जरी कैन बी इशूड इवन अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अफेक्टिंग राइट्स ऑफ. अगर कभी राइट्स ऑफ इंडिविजुअल क्वेश्चन में है तो प्रोहिबिशन सर्जरी इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज. अगले प्रश्न पे चलते हैं, और भी है क्या इसमें? बस इतना ही. अगले प्रश्न पे चलते हैं. तो इसका आपका ये तीसरा वाला हो जाएगा आंसर, कि मतलब कोई और भी जा सकता है. कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स. सिंगल सिटीजनशिप, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हाउ मेनी ऑफ द अबव आर फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फेडरल फीचर पे जो दो फीचर होते हैं, यूनिटरी फीचर होता है, फेडरल फीचर होता है. यूनिटरी फीचर मतलब कि कोई ऐसा काम जिसमें पूरा भारत एक दिखे. फेडरल मतलब कि थोड़ा अलग दिखे स्टेट और सेंटर का. तो सिंगल सिटीजनशिप तो आपका यूनिटरी कैरेक्टर है, पूरे देश में एक विधान एक प्रधान एक सिटीजनशिप ही है.
तो पहले था जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा, उसके बाद से हट गया, तो ये तो आपका यूनिटरी है, तो ये गलत हो जाता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये फेडरल है, मतलब इसमें स्टेट्स को अलग लिस्ट है ना, स्टेट कंकरेंट और सेंट्रल लिस्ट, तो ये आपका वो मान सकते हैं, मतलब ये फेडरल कैरेक्टर है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी ये तो एक ही है, तो ये तो यूनिटरी हो गया, फिर से ये भी गलत। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ ये भी कुछ हद तक है ही, मतलब कुछ ऐसे प्रावधान है जिसको जब तक अभी स्टेट्स की अनुमति ना लें, हाफ स्टेट्स की, तब तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। तो दूसरा और चौथा हो जाएगा इसका आंसर, ओनली 2 आंसर हो जाएगा इसका। एक्सप्लेनेशन देख लेते थोड़ा बहुत, अगर कुछ एक्स्ट्रा दिया हो तो वरना आगे बढ़ेंगे। इसका 35th का बी है, ठीक है। फेडरल और यूनिटरी बायस दो अलग अलग होते हैं। फेडरल आपका हो गया जैसे कि ड्यूअल पॉलिटी, दोनों का अलग अलग फील्ड है, दोनों के पावर्स भी अलग अलग हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें पावर और फंक्शन दोनों डिफाइन है। डिवीजन ऑफ पावर है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी है। तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है हमें कुछ अलग संविधान में करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाने के लिए, तो आपका फेडरल फीचर है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ये यूनिटरी वाला अलग बात होती है। यूनिटरी मतलब कि एक जुडिशरी है, सिंगल, तो आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है। बाई कैमरलिज्म, राज्यसभा के पास भी शक्तियाँ हैं कुछ विशेष, तो ये भी आपका फेडरल फीचर है। यूनिटरी फीचर होता है स्ट्रॉन्ग सेंटर, जिसमें होता है जैसे कि इमरजेंसी लग जाए उस टाइम पे सेंटर, बिल्कुल सारी शक्तियाँ सेंटर में आ जाती हैं। ज़्यादा सब्जेक्ट दिए हैं, नए सब्जेक्ट जो भी ऐड होंगे सब स्ट्रॉन्ग सेंट्रल वाली लिस्ट में जाते हैं। डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, पार्लियामेंट जब चाहे तो राज्यों की बाउंड्री चेंज नाम कर सकती है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी यूनिटरी फीचर। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, ईजियर अमेंडमेंट अदर देन द अदर फेडरेशंस, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह में है। अनइक्वल स्टेट रिप्रेजेंटेशन, ये भी आपका यूनिटरी फीचर ही, अगर फेडरल फीचर होता सबको बराबर होता, लेकिन किसी राज्य के 31 मेंबर हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के, किसी राज्य के एक हैं, सिक्किम वगैरह के। इमरजेंसी प्रोविजंस, ये भी आपका यूनिटरी फीचर है। सिंगल सिटीजनशिप एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये आपको ऑप्शन में दिया था क्योंकि एक ही सिंगल कोर्ट ऑफ सिस्टम है, और जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में अलग, स्टेट्स का अलग है, फेडरल अलग होता है। ऑल इंडिया सर्विसेज, ये भी यूनिटरी फीचर। इंडिकेटेड ऑडिट मशीनरी जैसे कैग वगैरह हो गए, तो ये भी आपका यूनिटरी फीचर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। As an Indian citizen may lose his/her citizenship when he/she acquires citizenship of any other foreign state during war। देखो, अगर नॉर्मल टाइम में अगर सिटीजनशिप कोई अक्वायर करता है तब उसकी सिटीजनशिप नहीं जाएगी, लेकिन युद्ध के दौरान, युद्ध हो रहा हो उसके बीच में अगर कोई सिटीजनशिप बाहरी लेता है तो उसकी सिटीजनशिप भारत की नहीं जाती है, तो ये आपका सही हो जाता है। नहीं, लूजेज हिज सिटीजनशिप, इस टाइम पे नहीं लूज करेगा वो। अनलॉफुली ट्रेड्स और कम्युनिकेट्स विद एनिमी ड्यूरिंग वॉर, हाँ इस टाइम पे चली जाएगी आपकी सिटीजनशिप। हैज़ बीन इम्प्रिजन इन एनी कोर्ट फॉर 2 years आफ्टर बिकमिंग ए नेचुरलाइज सिटीजन विद इन 5 years, ये भी ठीक है। 5 साल, मतलब भारत का नागरिक बनने के 5 साल के अंदर 2 साल किसी भारत के बाहर कहीं आपको इम्प्रिजनमेंट होता है तब भी आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी, तो ये भी सही है। तो 2 हो गए इसका आंसर। कब सिटीजनशिप चली जाएगी ये पूछा है, तो 2 और 3, ओनली 2 हो जाएगा इसका आंसर। पहले में इसलिए जाएगी क्योंकि युद्ध के टाइम पे सिटीजनशिप कहीं के लेना, ये सिटीजनशिप डिप्रीवेशन नहीं होगा, ये कि सिटीजनशिप नहीं जाएगी। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते फिर आगे बढ़ते हैं हम। 36 का बी, ठीक है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में आया था, उसके बाद 2 बार इसमें अमेंडमेंट भी हो चुका है, अभी रिसेंटली हुआ था जब सीए आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया था शायद। तो 3 टाइप से आपकी सिटीजनशिप जाती है, एक तो होता है रिनाउंसिएशन, फिर होता है टर्मिनेशन, और होता है डिप्रीवेशन। डिप्रीवेशन का ही 2 ऑप्शन दे रखा था इसमें, जब अनलॉफुली ट्रेड करता है अगर कोई भारत का नागरिक युद्ध के दौरान एनिमी देश से, तो उस टाइम पे जाती है। और वो तीसरा ऑप्शन जो था, सिटीजन हैज़ विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन हैज़ बीन इम्प्रिजन्ड इन एनी कंट्री फॉर 2 years, 5 साल के अंदर आपको नागरिकता मिलने के आप किसी दूसरे देश में 2 साल के लिए जेल में जाते हैं। और वो था जो युद्ध के टाइम वाला, किधर गया, टर्मिनेशन से आपकी सिटीजनशिप चली जाती है। देखो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप कहीं बाहर का सिटीजनशिप लेते हैं, तो अगर युद्ध का टाइम होगा, ये हमने एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन में। अगले प्रश्न में चलते हैं। According to the preamble of the Constitution as adopted by the Constituent Assembly, how many of the following adjectives were used to define Indian Republic? इंडियन रिपब्लिक जब संविधान बना था उस टाइम पे सोशलिस्ट नहीं था, इसको तो अमेंडमेंट से जोड़ा गया, 42nd अमेंडमेंट से। तो सोवरेन तो था, सेक्युलर भी नहीं था, ये भी अमेंडमेंट से ही जोड़ा गया। इस पे तो काफ़ी बवाल भी मचता है। डेमोक्रेटिक था, तो 2 और 4।
जो हमारा प्रेम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व, उसमें पहले सेक्युलर और सोशलिस्ट और एक और कौन सा वर्ड है, एक और कोई वर्ड जोड़ा गया था 23rd से, सॉरी 42nd से ही, तो 3 वर्ड जोड़े गए थे, तो ये दोनों नहीं थे उसमें उसके पहले, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इंटीग्रिटी था शायद, देखते हैं एक्सप्लेनेशन में दिया होगा 37th का बी। द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन इंडिया एज रिपब्लिक, इंडियन रिपब्लिक एज सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक। आउट ऑफ सोवरेन डेमोक्रेटिक वेयर पार्ट ऑफ द प्रिम्बल, लेकिन सोशलिस्ट और सेक्युलर को 42nd अमेंडमेंट से 1976 में जोड़ा गया था। देखो इंटीग्रिटी भी उसी टाइम पे ऐड किया गया था, यही कह रहा था मैं, तीसरा यही था इंटीग्रिटी। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये तो काफ़ी इन्वायरमेंट में आता है, मिनोमाइटेड डिजीज, ब्लू बेबी सिंड्रोम और भोपाल का स्ट्रेटेजी, ये सब आता है आपका उसमें इन्वायरमेंट में, लेकिन इसमें पूछा है करंट से रिलेटेड होगा। फिर सिंड्रोम वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लू बेबी सिंड्रोम। इट इज़ अ हार्ट डिजीज सीन इन बेबीज एंड चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय कोविड-19। नहीं, कोविड-19 जिसका कोई लेना देना नहीं है, पहले की बीमारी काफ़ी पुरानी है। अमोनिया का कुछ होता है शायद, अमोनिया मतलब कुछ ह्यूमन इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, तो इसको कोविड से लेना देना नहीं है। तो ओनली ट्रीटमेंट फॉर ब्लू बेबी सिंड्रोम इज हार्ट ट्रांसप्लांट। इम्यून सिस्टम अगर गड़बड़ होता है तो हार्ट ट्रांसप्लांट से तो कुछ होगा नहीं। तो देखते हैं इसका आंसर करंट से रिलेटेड है, तो श्योर नहीं मुझे इसका, लेकिन मुझे नहीं लगता दोनों इसका आंसर सही है, मतलब दोनों ऑप्शन सही है। कोविड-19 से तो कुछ लेना देना है नहीं, और ये हार्ट ट्रांसप्लांट भी गलत ही लग रहा है। आंसर देखते हैं इसका हम 38 का डी मतलब कि डी क्या था, डी नीदर वन नॉट, ठीक है, मतलब दोनों ही नहीं होगा। देखते हैं क्या है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नोन मेडिकली एज सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी इज वेरी रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर। ये वैसे इन्वायरमेंट में है ये, that causes life-threatening problems with the immune system. It is a type of primary immune deficiency. The disease is known as living in the bubble syndrome because living in a normal environment can be fatal to a child who has it. मतलब बिल्कुल सिक्योर सेफ इन्वायरमेंट में, जैसे कि बबल में रहना हो गया, अगर बाहर से इंट्रैक्शन होता है तो बच्चे का देहांत हो सकता है, ऐसा ये इतना इम्यून कमज़ोर है। CID इज़ ए पेडियाट्रिक इमरजेंसी, यही है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। विदाउट ट्रीटमेंट बेबीज आर नॉट लाइकली टू सर्वाइव पास देयर फर्स्ट बर्थडे, 1 साल के अंदर मृत्यु हो जाती है। और इसमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होता है जो कि बोन मैरो में होता है, ऑल्सो कॉल्ड बोन मैरो ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं होता है। और इसमें इन्फेक्शन होने के बाद इम्यून सिस्टम बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39। Consider the following statement with respect to the freedom of religion enshrined in the Constitution. Freedom of religion enshrined in the Constitution, आर्टिकल 25 से 28 होगा। It includes the freedom to not to follow any religion. हाँ, ये तो आज़ादी है बिल्कुल, भारत में आप नास्तिक हो सकते हैं। It bars all religious conversions. नहीं, all नहीं होता है, फोर्सफुल नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो जाता है आपका। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द फॉरेन नेशनल रिसाइडिंग इन द इंडियन टेरिटरी, ये सब पे एप्लीकेबल होता है, तो ये भी गलत हो जाता है। तो इसका आंसर ओनली 1 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, थोड़ा बहुत देखेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। आर्टिकल 25 से 28 होता है हमारा फंडामेंटल राइट, जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑल्सो इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस, मतलब आप कोई भी धर्म ना भी फॉलो करो कोई बात नहीं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स राइट नॉट जस्ट टू प्रैक्टिस वंस रिलीजन बट ऑल्सो टू प्रोपेगेट इट, मतलब आप धर्म का प्रचार कर सकते हैं लेकिन ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। You cannot force anyone to join your religion. Constitution bar forceful conversions and conversion done by inductment, या फिर लालच वगैरह दे के नहीं कर सकते हैं। Freedom of religion is available to not just Indian citizens but also to foreign nationals residing within the Indian territory. सब पे लागू होता है ये। आर्टिकल 15, 16, 29, 29, 30 ये छोड़ के बाकी सब पे सब लागू होता है। और अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40th। Which of the following is the latest addition to the list of fundamental duties under the Constitution of India? सबसे पास वाला कौन सा जोड़ा गया है? वही 14 साल के बच्चों को पढ़ाई वाला था, अटल बिहारी जी के टाइम पे जोड़ा गया था। तो ऑप्शन देखते हैं। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, ये तो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी, लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि लेटेस्ट होनी है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये भी नहीं है, लेटेस्ट नहीं है, ये शुरू में ही आ गया था। ये 10 थे शुरू में, अभी लेटेस्ट ऐड होके 11 हो गया था।
टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड वार्ड बिटवीन एज ऑफ 6, यही होगा इसका आंसर। ये 2001 में आया था, 86th अमेंडमेंट था शायद। टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ये भी गलत है। फंडामेंटल राइट तो सब है, लेकिन लेटेस्ट ये लेटेस्ट पूछा है आपका। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। 40th का सी यही होगा, वही 11 साल के बच्चों वाला। दो द राइट्स एंड ड्यूटीज सिटीजन सर्कल, ये तो कहानी दिया हमने, बहुत पढ़ा ये। तो 1976 में संतनम कमेटी था, कौन सी कमेटी का नाम नहीं दिया है, संतनम कमेटी थी शायद, उसने रिकमेंड किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ होने चाहिए। तो उसके बाद ये ड्यूटीज़ आए थे, 10 थे शुरू में, फिर अच्छा मैंने 2001 बोला था शायद वहाँ पे। तो 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको ले आया गया था। आर्टिकल 21A ऐड हुआ था, ए मतलब अमेंडमेंट, और 6 से 14 ईयर्स बच्चों को पढ़ाई कराना अनिवार्य हो गया। उसके बाद सभी स्कूलों में सभी अभिभावक और गार्जियन जो भी हो उनको भेजेंगे बच्चों को स्कूल। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये फंडामेंटल ड्यूटी आपकी। Which of the following gives effect to the objective of the preamble to secure all its citizen equality, liberty and justice? देखो ये आपका प्रियम्बल में मेंशन है, ये बात यहाँ लिखा है, लेकिन कौन सिक्योर करता है ये फॉलोइंग में से? फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, स्पेशल ड्यूटी तो नहीं होगा, ये भी नहीं है। फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा इसका आंसर, सबसे सटीक यही होगा। अगर ये ना हो तो फिर हम दिमाग लगा दिए, अगर फंडामेंटल राइट दिया तो वही 100% है। 41 का आंसर ए है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, फंडामेंटल राइट ये सब प्रॉमिस करता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूरिया गोल्ड। इट इज सल्फर कोटेड यूरिया। हाँ ठीक है, पीला कलर रहता है इसका, सल्फर कोटेड। देखो यूरिया दो टाइप से कोट करा है आजकल भारत में, एक नीम कोटेड यूरिया, सल्फर कोटेड यूरिया, एक और भी है शायद। दो काम देखते हैं। नीम कोटेड यूरिया मतलब कि वो बहुत सारा यूरिया इधर उधर फैक्ट्री वगैरह में यूज़ करने लगे थे लोग, जो कि बेसिकली फर्टिलाइजर, एज ए फर्टिलाइजर यूज़ होना चाहिए, लेकिन इधर उधर डाइवर्सन से रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या किया था कि उसको नीम कोटिंग कर दी थी। तो अब डाइवर्सन तो कम हो गया है, लेकिन नीम कोटेड और सल्फर कोटेड में अगर हम देखें, अगर इन्वायरमेंटली देखें तो नीम कोटेड बढ़िया है, क्योंकि उसमें सल्फर का यूज़ नहीं होगा, तो कम पेस्टिसाइड मतलब कम केमिकल यूज़ करें हम। लेकिन नीम कोटेड वाला जल्दी इरोड हो जाता है, मतलब अगर फर्टिलाइजर का यूज़ कर रहे हैं, सल्फर कोटिंग का मेन काम यही है कि धीरे रिलीज हो। देखो अगला ऑप्शन भी यही है, सल्फर कोटिंग इंश्योर फास्टर रिलीज ऑफ नाइट्रोजन, तो ये गलत है आपका। ये धीरे रिलीज करने के लिए सल्फर कोटिंग करते हैं, लेकिन नीम कोटिंग वाला यूज़ करते हैं तो जल्दी वो रिलीज हो जाता है, तो कम काम करेगा वो फर्टिलाइजर। और इसमें एक एडिशनल और बेनिफिट है कि आपके प्लांट को सल्फर भी मिलेगा। तो अगर पौधे के लिए देखें तो ये बढ़िया है सल्फर वाला, लेकिन अगर पर्यावरण इन्वायरमेंट के लिए देखें तो नीम कोटिंग वाला बढ़िया है। देखते हैं इसका आंसर। अब इसका आंसर पहला हो जाएगा, मतलब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, पहला ही होगा ये, क्योंकि फास्टर रिलीज नहीं स्लोअर रिलीज के लिए होता है सल्फर कोटिंग। विकासपीडिया पे आपको इसका एक आर्टिकल भी मिल जाएगा बढ़िया सा, देख लेना अगर चाहे तो। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 42 का है, यूरिया गोल्ड क्या होता है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव किया था लॉन्च यूरिया गोल्ड का, और ये सब तो ठीक है। यूरिया गोल्ड इज सल्फर कोटेड यूरिया, इट इज़ अ नॉन ऑर्गेनिक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर। देखो ये न्यूज़ में था, अब पता नहीं कब था, लेकिन था न्यूज़ में कभी। इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय कोटिंग प्री हीटेड यूरिया ग्रेनुअल्स विथ मोल्टेन सल्फर। सल्फर कोटिंग ensures the more gradual release of nitrogen. It prolongs urea action and thus helping the plant to stay green for longer time. वही अगर नीम कोटेड होता है थोड़ा जल्दी हो जाता है डिप्लीट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। Consider the following statement regarding Financial Intelligence Unit of India. It is a central national agency responsible for receiving, processing, analyzing and disseminating information related to suspect financial transactions. फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, नाम से तो लग रहा है यही, अब 100% श्योर तो नहीं है, लेकिन नाम से लग रहा है यही, क्योंकि अगर कोई ऐसे हवाला का पैसा इधर से उधर हो रहा है तो ये जांच करते होंगे। इट रिपोर्ट डायरेक्टली टू द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। देखो फाइनेंस वाला तो या तो फाइनेंस मिनिस्टर का होगा, ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड है तो होम मिनिस्टर का होगा। तो इसमें 50-50 चांस ले सकते हैं, पहले तो सही लग रहा है, इसमें 50-50 चांस लेते हैं, तो या तो दोनों होगा या तो ओनली वन होगा, ए या सी में से आंसर होगा। देखते हैं आंसर। 43 का सी दे रखा आंसर, 43 का सी, मतलब दोनों सही है। ये फाइनेंस मिनिस्टर में आता है, होम मिनिस्टर में नहीं आता है। ठीक है, अच्छी बात है, देख लेते हैं। फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया
FIUIND issued show cause notice to 9 offshore virtual digital asset service providers including Binance, KuCoin, Huobi, Bitfinex। ये सब क्रिप्टो करेंसी वाले हैं ये लोग। इनको PMLA प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इनको नोटिस दिया गया है। कारण बताओ नोटिस। इंडिया फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट कब सेट किया गया था? 18 नवंबर 2004 को UP1 की सरकार में। एज द सेंट्रल नेशनल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग, डिसेमिनेटिंग information regarding the suspected financial transaction, it is an organization under the Department of Revenue, Government of India, मतलब फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है। इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू इंटेलिजेंस इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो वैसे ही इसमें फंसा सकते तो होम मिनिस्ट्री लिखता तब भी लगता कि सही है, क्योंकि ज़्यादातर इंटेलिजेंस वाली चीज़ें अगर इंटरनल है तो होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, बाहर रहती तो वो तो RNW देखती है। In order to ensure the independent and impartial functioning of the Election Commission of India, which of the following provisions were incorporated in the Constitution of India? The Constitution has debarred the retiring election commissioner from any further appointment by the government। ये तो ठीक है, तो ये आपका ठीक है। फर्दर अपॉइंटमेंट रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं कहते, इलेक्शन कमिश्नर तो हो सकता है। अच्छा एक सेकंड इसको होल्ड पे रखते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय इन द सेम मैनर ऑन द सेम ग्राउंड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये सही है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द ECI। नहीं, ये नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं दिया है, तो तीसरा आपका गलत कर दो। तीसरा में एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। तो मतलब पहले में जो डाउट था कि इलेक्शन कमिश्नर बाद में अपॉइंट हो सकते हैं, तो वो हमारा डाउट खत्म हो जाना चाहिए। आंसर इसका 2 होगा, क्योंकि एक ही में 2 आंसर दे रखा है और ये इलेक्शन कमिश्नर्स की बात हो रही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात नहीं, ये ध्यान देना है। तो हमारा आंसर इसका यही होगा। एक वाला क्वेश्चन करके हम बंद करेंगे, बाकी आगे सेशन अगले दिन कंटिन्यू करेंगे। 44th का ये आंसर है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन इज यही लगाया ना हमने, हाँ, परमानेंट बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी एस्टेब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये इलेक्शन प्रेसिडेंट के कराती है, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के कराती है, लोकसभा और पार्लियामेंट इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेचर वाले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। बाकी जो म्यूनसिपैलिटी और ग्राम प्रधान वाले होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द प्रोविजन और टू सेफगार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंस होना चाहिए एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमिश्नर को हटा नहीं सकते, आप जैसे जज को हटाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वैसे ही हटाना पड़ेगा, इम्पीचमेंट जैसा माहौल बनाना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी और या तो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी प्रूव होनी चाहिए। ही डज नॉट होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जबकि अपॉइंट होता है राष्ट्रपति द्वारा ही। ये बड़ी बात है, राष्ट्रपति अपनी मन मर्जी से नहीं हटा सकते इनको। और क्या इसमें कुछ अभी आया था, अभी परिवर्तन हुआ था, जो पैनल सेलेक्ट करता है इलेक्शन कमिश्नर को, उसमें विपक्ष के नेता को भी अब लिया गया है। इसमें कहीं दिया है कि नहीं ये बात? एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट बाय रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। Though the constitution has sought to safeguard and ensure independence of impartiality of the election commission, some flaw can be noticed. That is, the constitution has not prescribed legal qualification, मतलब कौन होना चाहिए इसके बारे में कुछ नहीं बताया। Constitution does not specify the term of members, कितने समय तक रहेंगे ये भी नहीं बताया। Constitution has not debarred the retiring election commissioner from any further appointment by the government, मतलब बाद में भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कोई अपॉइंटमेंट मिल सकती है। तो ये थोड़ा है ऐसा, इस पर इसलिए निष्पक्षता पे भी चुनाव आयोग के कभी कभी सवाल उठते रहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग मोस्टली अनकम्प्रोमाइज है। भारत के चुनाव आयोग का बड़ा नाम है दुनिया भर में। तो यहीं पे इसको एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगले सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे, 1 से 2 सेशन में इस टेस्ट को खत्म करके आगे बढ़ेंगे। काफ़ी लंबा टाइम ले लिया इसने। सही लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।